हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 हम लोग कवर करने वाले हैं। 12 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हैं। जो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है सांस्कृतिक और विज्ञान, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है। ये प्रॉपर तरीके से थ्योरी चल रही है, मतलब थ्योरी सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं। यहाँ से आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके में 40 नंबर का आता है। साथ ही साथ जो 5 बजे क्लास आती है वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। उसमें 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी क्लास ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहीं पे मेरे चैनल पे, तो आप लोग वो भी ज्वाइन करिएगा। जब आप दोनों क्लासेस देखेंगे तो आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके जीके जीएस में एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पूछा जाता है। ठीक है, तो जीके जीएस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 30 जो है चैप्टर। इसमें बात कही गई सांस्कृतिक और विज्ञान के बारे में। ठीक है, कैसे इसका विकास हुआ तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो बात कही गई है, भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच का समय जो है सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी जो विकास हुआ है सांस्कृतिक का और वैज्ञानिक का, तो वो 4वीं से लेकर के 7वीं सदी के बीच का महत्वपूर्ण काल माना गया है। इन 400 वर्षों के समाज, धार्मिक, कला, मतलब साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है। तो ये जो काल रहा वो काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि काफी जो विकास हुआ इसी काल में देखने को मिला। अब हम लोग बात कर लेते हैं कला एवं साहित्य के बारे में। यह काल साहित्य रचना की दृष्टि से काफी समृद्ध रहा। इस काल में कई धार्मिक एवं लौकिकी साहित्यों की रचना हुई। यानी जो काफी, क्योंकि इस काल में जो साहित्य है वो भी काफी विकसित हुआ, और जो वैज्ञानिक जो तकनीकी रही वो भी काफी विकसित हुई। एवं धार्मिक लौकिक जो साहित्य थे वो भी उनकी भी रचनाएं इसी काल में हुई। इन पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। तो ये जो काल है, इसमें जो देवी देवता थे उनके बारे में भी जो गाथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो बहुत ही अच्छे स्वाभाविक तरीके से लिखी गई हैं। पुराणों की रचना इसी काल से हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पुराणों की रचना हुई है वो 4वीं और 7वीं शताब्दी में हुई है। पुराणों से हमें धार्मिक सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। हिंदू रीति रिवाजों एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना इसी काल से हुई है। यानी जो हिंदू रीति रिवाज हैं एवं कानूनों से संबंधित जो पुस्तकें रही हैं, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि हाँ क्या रीति रिवाज रहे हैं, तो वो जो पुस्तकें रचित हुई हैं वो इसी काल से हुई हैं। तो ये जो काल है काफी जो है इसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये जो बात कही जा रही है 4वीं और 7वीं सदी की बात चल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मतलब रीति रिवाज हैं, कानून है, जो पुराणों की रचना हुई वो कौन से काल में हुई है, तो आप मतलब अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आपको पता है, तो आप बता दोगे। तो 4वीं और 7वीं सदी के बीच हुई है। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई सौ वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अब हम लोग। आगे जो है, गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखीय प्रमाण मौजूद हैं। आप हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यानी जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, उसके बारे में भी हम लोगों ने कल के चैप्टर में पढ़ा था। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास हैं। यानी जो 4वीं से 7वीं सदी जो चली थी, उसमें जो महानतम काल रचनाकार रहे हैं वो रहे हैं कालिदास जी, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों को लिखा है। कालिदास के नाटक सुखांत और प्रेम प्रधान, ये इनकी कालिदास की नाटक है। इनकी रचनाओं में ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम है। कालिदास अपने नाटकों को भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। यानी जो इनकी रचनाएं होती थी, जो नाटक हुए हैं, जो उनमें भाषा रही है वो सामाजिक स्थिति के अनुसार रही है। उच्च सामाजिक स्तर का पात्र सांस्कृतिक बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र जो थे स्त्रियां प्रायः प्राकृत तथा अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करती थी। कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शकुंतलम साहित्य और नाट्य कला दोनों ही दृष्टि से बेरोज थी।
जो आगे लिखा गया है माल विक्रमादित्य नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। आगे चलते हैं। इस काल के नाटकों में जो शुंग की रचना है मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इसका नायक जो है ब्राह्मण सार्थवाहक चारुदत्त, आगे चलते हैं, चारुदत्त है। यह नायक एवं नायिका वंशत जो है सेना नाम की गायिका है। इस नाटक से सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं, यानी जो क्षेत्र मतलब जो इस नाटक के पात्र रहे हैं सभी अपनी अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो वास्तविक जीवन से ज्यादा करीब दिखाई देती है। इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा खड़ी सहज है, मतलब बड़ी सहज है, लेकिन उसमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। इसमें समाज की सभी वर्गों के राजा, ब्राह्मण, पुजारी, व्यापारी, चोर, दूत, दास आदि जो है सहज चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक दो ऐतिहासिक जो है नाटकों की रचना की है। जो विशाख दत्त हैं इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक दो इतिहासकारों की जो है नाटकों की रचनाएं की हैं। आगे चलते हैं। मुद्रा राज में जहां चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्रगुप्त में सांकाधिपति एवं रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। इस प्रसंग को आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने कल के चैप्टर में देखा था। स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था, ठीक है। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचनाएं की। तो हर्षवर्धन जो थे इन्होंने कितनी नाटकों की रचनाएं की? 3, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यह संस्कृत के गद्य साहित्य के सर्वोत्तम उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। आगे चलते हैं। आगे जो है वत्सयन का कामसूत्र भी इसी काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ रहा। इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चाएं भी हैं। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है गीत हुए, आपका नृत्य, संगीत है, इससे भी संबंधित शिक्षा दी गई है। बाकी जो संपन्न नागरिक लोग थे उनके जीवन का भी इसमें वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। इसी समय दक्षिण भारत में भी कई महाकाव्यों की रचनाएं हुई, जिसमें संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब दक्षिण भारत था उसमें मतलब कई महाकाव्यों की रचनाएं हुई, उसे क्या कहा जाता है? संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई है, यानी जो दक्षिण भारत में महाकाव्यों की रचनाएं हुई हैं वो किस भाषा में हुई? तमिल भाषा में हुई हैं। आगे चलते हैं। इग्लो नामक कवि ने शिल्पदिगारम की रचना की। इस जो शिल्पदिगारम है उसकी रचना किसने की? इग्लो नामक एक कवि ने की, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कोवलन नामक जो व्यापारी है का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कनंगी को छोड़कर के माधवी नामक एक वैश्य से प्रेम कर लेता है। एक वैश्या होती है उससे वो प्रेम करता है। राज जौहरी के द्वार चोरी का झूठा आरोप लगाने पर राजा द्वारा उसे जो है प्राणदंड दे दिया जाता है, क्योंकि ये लगाया जाता है आरोप कि इसने चोरी की है, तो राजा जो होते हैं उसे प्राणदंड दे देते हैं। शिल्पादिगारम की ये रचना में बताया गया है। इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरोध में मदरा शहर का नाश कर डाला। मणि मेखलाई जो थी लगभग 400 वर्ष के बाद तमिल भाषा में ही जो संत नार द्वारा लिखी गई। इसमें जो थे कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताई गई है। जब 400 वर्ष जब बीत गए तो उसके बाद जो मणि मेखलाई थी वो लगभग लिखी गई थी 400 साल पूरा बाद उसके, जब ये घटना घटित हुई थी। शिलापदी जो थी शिलमदिगारम जो था उसके बाद ये मणि मेखलाई जो लिखी गई थी तो ये 400 वर्ष बाद लिखी गई थी, लेकिन ये तमिल भाषा में लिखी गई थी। उसमें जो वर्णन दिया गया था उसमें जो थे कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताई गई थी। आगे चलते हैं। आम लोग द्वारा भी कहानी, कविता, गीत एवं नाटक लिखे जाते हैं। इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों के संकलन जातक,
साहित्य एवं पंचतंत्र में संकलित हैं। जातक कथाएं स्पूतों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। यानी जो जातक की कथाएं हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? स्पूतों की जो रेलिंगे हैं उसमें मिलती हैं, और अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें चित्रित हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वास्तुकला एवं स्थापत्य कला, इसके बारे में। इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। इस समय बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान है। यानी जो वास्तुकला थी उस टाइम में बौद्ध विहार बनाए गए और मठ आज भी विद्यमान है। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिले। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आगे चलते हैं। यानी जो मंदिर के निर्माण है वो भी इसी काल में शुरू कर दिए गए थे। मंदिर निर्माण की शुरुआत जो भी गर्भगृह से होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दलान होता है जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। सभा भवन द्वारा डयोडी से निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। इस आंगन के चारों आगे चक्कर जो होता था आंगन, आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। इस समय के अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बने होते थे, जो शिखर थे वो नहीं बनते थे, क्योंकि पुराने टाइम जब मंदिर बनते थे तो मंदिरों के शिखर नहीं बनते थे। लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत इसी समय हो चुकी थी। इसके पहले जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें शिखर नहीं होते थे, लेकिन जब इस टाइम में जो मंदिर बनाए जाने लगे तो उसमें जो मंदिर थे उसमें शिखर भी बनाए जाने लगे। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। मंदिर के जो द्वार थे और स्तंभ सुसज्जित होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो बात कही गई, उत्तर प्रदेश में जिले में देवगढ़ का जो था दशावतार मंदिर है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछा जाए दशावतार जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश जिले के देवगढ़ में है, और यह वैष्णव जो धर्म है उससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का जो है विकसित रूप दिखाई देता है। मंदिर का जो शिखर है 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। इस मंदिर में जो 4 मंडप हैं जो चारों दिशाओं में हैं। गर्भगृह के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है। तो इसमें जो शिखर बनाया गया है 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो दशावतार मंदिर है उसमें जो शिखर बना है वो 12 मीटर ऊंचा है, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के जो जिला है देवगढ़ में स्थित है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना है दशावतार मंदिर। आगे चलते हैं। एरन में बाहरा और विष्णु के मंदिर हैं। गुप्त काल में हिंदू जो मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहार, चैत्यों एवं स्पूतों का निर्माण हुआ। सारनाथ में धमेख स्पूत का निर्माण ईंटों से हुआ है। इसका आधार अन्य स्पूतों की तरह वर्गाकार न होकर के गोलाकार है। यानी ये वर्गाकार नहीं है, ये गोलाकार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोलाकार बना हुआ है। ठीक है, स्पूत की ऊंचाई जो रही है 128 फुट है। इसमें अन्य स्पूतों की जो तरह चबूतरा नहीं है, यह धरातल पर ही निर्मित है। यानी इसका चबूतरा नहीं बनाया है, यह धरातल पर ही स्थित है। स्पूत की जो है दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान जो है वो बने हुए हैं। यह कल्पना आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। तो ये आप जो बना हुआ है सारनाथ का मंदिर। आगे चलते हैं। इस काल के गुहा मंदिरों का जो है सर्वश्रेष्ठ जो नमूना है उदयगिरी का गुहा मंदिर है। ठीक है, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति जो था वीरसेन ने बनवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जो उदयगिरी है का जो गुहा मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सेना थे सेनापति थे वीरसेन, उसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सेनापति थे वीरसेन ने बनवाया था गुहा मंदिर जो उदयगिरी का है। ठीक है, इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप है। इसमें 12 अवतार को विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है।
दीवारों पर अलंकरण एवं पंचीकारी भी है। ये उदयगिरी का गुहा मंदिर है। आगे चलते हैं। बौद्ध गुहा मंदिर में अजंता बाघ एवं सितनवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। जो आपका सितनवासल है इसकी भी गुफाएं कहाँ मौजूद हैं? बौद्ध गुहा मंदिर में। ठीक है, अजंता की गुफाएं हो गई, बाघ एवं सितनवासल जो की गुफाएं हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। ये गुफाएं काफी लंबी हैं। पहले की गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती हैं। गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। अब चलते हैं मूर्तिकला, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच जो है मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो जो आपका मथुरा है, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये महत्वपूर्ण केंद्र बने थे मूर्तिकला के 4वीं और 7वीं सदी में। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। यानी जो कुषाण कालीन की मूर्तियों जो प्रदर्शित की गई थी तो उसमें क्या बात की गई? शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था। लेकिन वहीं पे जो गुप्त काल में मूर्तिकार आए तो मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए, देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। इस काल की मूर्तिकला पर जो है गंधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। यानी जो ये मूर्ति बनाई गई थी उसमें गंधार शैली से ज्यादा उसमें मथुरा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस काल में बुद्ध की प्रतिभाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई थी। आगे चलते हैं। विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। ठीक है, जो विष्णु की मूर्ति है वो कहाँ पे है? दशावतार मंदिर में, जो कि देवगढ़ में मंदिर है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। वे कुंडित मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित हैं। इनके एक और शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप में 10 शास्त्री पुरुष हैं। कृतिकेय मयूर पर आसीन है तथा नाभिक से निकले कमल पर 4 मुख वाले जो हैं ब्रह्म विराजमान हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। ये चित्र जो है ये बना हुआ है। ठीक है, यही शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई थी। आगे चलते हैं। ये कहाँ पे? देवगढ़ में जो है दशावतार मंदिर, उसमें ये मूर्ति स्थापित है। काशी से गोवर्धन पर्वत को गोद के समान उठाए हुए श्री कृष्ण की मूर्ति भी मिली हुई है। इस काल के बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुंघराले, उनके आभा मंडल आकृतियां एवं मुद्राओं से विविधता है। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति को 7.5 फीट ऊंची है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मथुरा संग्रहालय रहा है उसमें बुद्ध मूर्ति का जो सुल्तानगंज है से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो रही है 7.5 फीट ऊंची है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चित्रकला। इस काल की चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण जो है अजंता की गुफाओं में मिले भित्त हैं। यानी जो अच्छा खासा उदाहरण आपको मिलता है तो कौन सा है? अजंता की गुफाओं में जो मिले हैं भित्ति, उनका है। इनमें 3 तरह के चित्रों का प्रधानता है। प्रथम गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा अतिरिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण जो है किया जाता है। आगे चलते हैं। स्तुति बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्रण जो है चित्र तृतीय जातक कथाओं में वर्णित जो है दर्शाए गए हैं। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बाल के साथ साथ अंधे तपस्वी माता पिता जो हैं, राजकुमारी ज्ञान प्राप्त करने के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन जो है आदि, तो ये भी जो चित्र हैं वो भी बनाए गए हैं वहां पे अजंता की गुफाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अजंता की चित्रकारी में जहां धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है वहीं बाघ की गुफाओं में सांसारिक विषयों का चित्रण है। यानी जो अजंता की गुफाएं हैं वहां पे धार्मिक दृश्यों की प्रधानता रही है, लेकिन वहीं पे जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें सांसारिक विषयों का चित्रण उसमें मिलता है। इन चित्रों से उन समय की वेशभूषा, केश सज्जा एवं अलंकरण
सामग्री की जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित है, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र रहा है वो संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर जैसे नृत्य, गान, राजकीय मतलब जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युक्तियां आदि की हैं। इस आगे चलते हैं। इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया है। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है कि आखिर इनको किसने बनाया है। इन्हें बनाने में काफी धन खर्च किया गया होगा। उपयुक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी मतलब है चित्रकारी की गई है, जिन्हें आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सिक्कों के बारे में। आगे चलते हैं। इन सिक्कों में जो है समुद्रगुप्त वीणा वादक एवं बाघ पराक्रमक रूप से दिखाया गया है कि जो सिक्के थे उसमें मतलब समुद्रगुप्त जो थे वो बीड़ा बजाते हुए बनाए गए थे, अलंकृत किए गए थे सिक्कों पर। तो ये भी हम लोगों ने कल के चैप्टर में देखा था। आगे चलते हैं। उस समय के मंदिर के दरवाजे जो थे, दरवाजे पर जो स्तंभ है उन पर देवी देवता के चित्रों को बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है। ठीक है। अब विज्ञान एवं तकनीकी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 4वीं से 7वीं सदी के बीच विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, यानी काफी उन्नति की 4वीं और 7वीं सदी में। इस समय आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ठीक है, जो इस समय आर्यभट्ट और वाराहमिहिर, भास्कर, प्रथम योग, ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या का विद्वान हुए। आर्यभट्ट का इसी काल में महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य का संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था। यानी जो शून्य का आविष्कार किया गया था वो किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है। यानी पुराने टाइम में जब 7वीं शताब्दी चल रही थी, तभी जो 7वीं सदी चल रही थी उसमें ये आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इसका जो है छाया चंद्रमा पर पड़ते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी। इनकी जो कर्मभूमि बिहार में पटना के नजदीक तारेगना नामक स्थान पर थी। यानी जो इनकी कर्मभूमि रही है बिहार में पटना के नजदीक जो है तारेगना नामक जो है स्थान पर है। आगे चलते हैं। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इस काल में मनुष्य के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों की इलाज का उपाय बताया था। तो जो नागार्जुन थे वो रसायन शास्त्र के साथ साथ धातु विज्ञान के जानकार भी थे, मतलब इनको दोनों शास्त्रों की जानकारी थी। तो सोना, चांदी, तांबा आदि का जो है प्रयोग करने के साथ साथ ये रोगों के इलाज का उपाय भी बताया करते थे। आगे चलते हैं। इस काल में धातु संबंधित ज्ञान भी अच्छी प्रगति पर हुई। इस तकनीकी के विकास में शिल्प समुदाय का जो सराहनीय योगदान है, जैसा कि हमने अध्याय 12 में देखा था। आगे चलते। धातु कला के मुख्य अवशेष जो है कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है कि आज तक यह जंग से सुरक्षित है। यानी जो कुतुब मीनार बनाया गया है मेहरौली में, लौह स्तंभ जो है उसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है। ठीक है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। भागलपुर में के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध के 7.5 फीट की जो प्रतिमा है भी धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है, जो लगभग 1 टन की है। तो ये जो बनाई गई थी कुतुब मीनार, जो परिसर बनाया गया है लोह स्तंभ, तो उसमें आज तक भी जो है जंग नहीं लगी है। जो धातु विज्ञान का उत्तम जो नमूना है, ये सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की जो एक प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है। आगे चलते हैं। जो लगभग 1 टन की है, मतलब जो उसका वेट है वो 1 टन का है। धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण से भी देखने को मिलती है। यानी इस काल में जो सिक्के थे और मोहर, उनका भी निर्माण हुआ है। इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन धातु कला का जो ज्ञान है हमें उस समय के आभूषणों से भी मिलते हैं। आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक था।
कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। मतलब थोड़ा सा छोटा ही था क्योंकि इसमें 11 चैप्टर ही थे, मतलब 11 पैराग्राफ ही थे। तो इसमें हम लोगों ने बस यही देखा कि जैसे अजंता की गुफाएं थी, जो मूर्ति थी, चित्रकार थे, वो कैसे मतलब विकास हुआ। जो दशावतार मंदिर था, ये कैसा जो मथुरा और सारनाथ पाटलिपुत्र की मतलब केंद्र बने मूर्तिकला का विकास कैसे हुआ। तो इसमें यही बात कही गई है कि पुराने टाइम में कैसे मूर्ति जो थी वो कैसे बनाई गई, अजंता की गुफाओं में क्या क्या मतलब जो मूर्तियां थी। तो इस बारे में इसमें दिया गया जो शैली थी पुराने टाइम में। जैसे उदयगिरी का मंदिर है, तो मंदिरों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। बाकी आपकी जो देवी देवता थे उस टाइम जो विकास हुआ, जैसे विज्ञान का है विकास हुआ, तो इस बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल का जो चैप्टर लास्ट होगा, क्योंकि आप में जो है 14 ही चैप्टर हैं, क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग ज्योग्राफी पे चलने वाले हैं। तो कल की भी क्लास को स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ में आपको PYQ क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप GK GS अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।